आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य कला, और मौर्य कला में हम लोग अशोक के स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। अशोक जो था वो मौर्य डायनेस्टी का सबसे महान रूलर था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था उसका ये पोता था, है ना। 269 बीसी में ये मगध की गद्दी पर बैठता है ना। उसके 8 साल बाद यानी कि 261 बीसी में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में लगभग लाखों लोग मारे गए थे, और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इस युद्ध में बहते हुए खून और परिजनों के को रोते बिलखते देखकर अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया, और वो हिंसा के रास्ते से हटकर अब अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए वो सोचा, है ना। यानी कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसको धम्म का प्रचार प्रसार प्रजा में करना था। इसके लिए उसने स्तंभों का निर्माण किया, ठीक है। और ये स्तंभ को इस मतलब एक तरह से हम राजा की आज्ञा भी कह सकते हैं कि इन स्तंभों पर राजा का आज्ञा लिखा हुआ था, और आज्ञा जो था वो किसके लिए था, वो प्रजा के लिए था, है ना। और भारत में बहुत सारे जगह पर, जैसे अगर हम बात करें तो ये स्तंभ हमें सारनाथ में मिला है, सांची में मिला है, रामपुरवा में मिला है, बिहार में लौड़िया नंदनगढ़ में मिला है, वैशाली में मिला है ना। तो कई सारे जगहों से ये स्तंभ मिला है। स्तंभों की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इसकी ब्राह्मणी लिपि है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस ब्राह्मणी लिपि को 1837 के पहले किसी ने भी नहीं पढ़ा था, है ना। सर्वप्रथम इस ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला जो था वो जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने ही सर्वप्रथम अशोक के स्तंभों पर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ा, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये अशोक के स्तंभ क्या थे, कहाँ से हमें मिले हैं, है ना। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या बनावट है, और अशोक के द्वारा इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। इन्हीं सारी बातों का डिस्कस हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये विषय सूची है कि इसके अंदर हम लोग इस पीपीटी के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, अशोक के स्तंभों के बारे में हम लोग क्या क्या किस किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है। फर्स्ट जो हमारा स्लाइड रहेगा और परिचय और उद्देश्य से ये रिलेटेड है। सेकेंड जो स्लाइड है वो स्तंभ की बनावट और उसकी संरचना से है कि ये अशोक का जो स्तंभ है वो किस चीज़ से बना है, किस तरह का उसका बनावट है ना, उसकी संरचना किस तरह की है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, उन पार्टों का नाम क्या है। तो इसका डिस्कस हम लोग इसमें इस स्लाइड में करेंगे। थर्ड जो स्लाइड है वो प्रमुख स्थल और खोज है, कौन कौन सा प्रमुख उसका स्थल है ना, और वो कहाँ कहाँ से मिला है। फोर्थ जो हमारा स्लाइड है वो मौर्य और ईरानी स्तंभों में अंतर है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि अशोक के जो स्तंभ है उस पर ईरानी प्रभाव है ना। लेकिन बहुत सारे और ईरानी प्रभाव को बताने वाले जैसे पर्सी ब्राउन है, V.A. स्मिथ है, इन लोगों का नाम आता है। वो कहते हैं कि नहीं, अशोक का जो स्तंभ है उस पर किसका प्रभाव है, ईरानी प्रभाव है। और वैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, अशोक के स्तंभ पर ईरानी प्रभाव नहीं था। तो इन्हीं का हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में इसी चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे कि मौर्य जो स्तंभ है ना, और ईरानी जो स्तंभ है उनमें बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड 5 जो है इसमें हम सारनाथ सिंह के शीर्ष और निष्कर्ष की चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि सारनाथ से भी अशोक के स्तंभ मिले हैं जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और सबसे महत्वपूर्ण अगर स्तंभ है कोई अशोक का पिलर है तो वो कहाँ से मिला है, वो सारनाथ से मिला है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये परिचय और उद्देश्य है
है ना। जैसे अशोक ने ये जो स्तंभ बनाए थे, ये जो पिलर बनाए थे, और पिलर हमें भारत के विभिन्न जगहों से मिले हैं, तो बनवाने का क्या उद्देश्य है, कोई पर्पस तो रहा होगा, तभी अशोक ने ये पिलर बनाया है। तो सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों का निर्माण करवाया था। उद्देश्य क्या हो गया इसका, तो अशोक का आदेश था एक तरह से कि जैसे मैं अहिंसा के रास्ते पर चल रहा हूँ, हिंसा के रास्ते को छोड़ दिया हूँ, वैसे ही हमारी जो प्रजा है वो भी किस रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर चले, है ना। तो अब ये क्या हो गया, एक तरह का उनका आदेश था और धर्म का प्रचार प्रसार भी था, क्योंकि अशोक जो थे वो किस धर्म को फॉलो कर रहे थे, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे, है ना। तो धर्म का ये एक तरह से प्रचार प्रसार भी था। इसकी जो बनावट है, ये स्तंभ केवल एक ही विशाल बलुआ पत्थर को तराश कर बनाया गया है, इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। ये जो स्तंभ है, ये देखिए नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये पिलर है, और ये नीचे लगभग जो भी स्तंभ मिला है 40-50 फीट, ये क्या है, इसका हाइट जो है वो कितना है, 40 से 50 फीट इसका हाइट है ना। तो ये एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है, इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। यही कह रहा है कि ये स्तंभ केवल एक ही विशाल बलुआ पत्थर को तराश करके बनाया गया है और इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। इसकी विशेषता क्या है, इन पत्थरों को उत्तर प्रदेश के चुनार से लाया जाता था और उन पर शीशे जैसी चमकदार पॉलिश की गई है। कहाँ से लाया गया था, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में भी निकल के आता है कि इसकी क्या विशेषता है, कहाँ से इसको मंगाया जाता था, है ना। तो इसको यूपी से मंगाया जाता था और इसको मंगा करके इस पर शीशे जैसी चमकदार पॉलिश की जाती थी, और पॉलिश ऐसी की जाती थी जिसकी चमक इतने साल के बाद आज भी बरकरार है। और ये क्या था, ये स्तंभ केवल एक ही विशाल किस पत्थर के ये बने थे, तो बलुआ पत्थर के ये बने थे। कहाँ से इनको मंगाया जाता था, तो यूपी के चुनार से इनको मंगाया जाता था। तो ये क्या हो गया, ये इनकी विशेषता हो गई। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए इस स्लाइड में जो है वो स्तंभ की बनावट, और ये जो स्लाइड है वो स्तंभ की बनावट और संरचना से रिलेटेड है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पिलर। इस पिलर का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है इसका स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड इसमें बात की गई है। फर्स्ट जो है हमारा ये क्या है, लाट। सेकंड जो इसमें क्या है ना, इसका जो बॉडी पार्ट है इसका क्या क्या नाम है, तो फर्स्ट है लाट, सेकंड है उल्टा कमल, थर्ड है चौकी, और फोर्थ जो है वो शीर्ष पशु, है ना। अब अगर लाट की बात करें कि इसमें लाट कौन सा है, कौन से पार्ट को हम लोग लाट कहते हैं, है ना, तो ये स्तंभ जो जमीन से ऊपर खड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, इसको लाट कहा जाता है। और ये पार्ट जो है ये नीचे में थोड़ा चौड़ा रहता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये थोड़ा मतलब पतला होते जाता है, तो इस पार्ट का क्या नाम है, इसे लाट कहा जाता है। दूसरा जो है ये इसमें उल्टा कमल लोटस, है ना, लोटस ऐसे रहता है और यहाँ पर क्या है, उल्टा है ना, तो उल्टा कमल। अब इसमें उल्टा कमल कहाँ है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये उल्टा कमल है। समझ में आया, ये जो पार्ट है वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये उल्टा कमल, ये कमल के आकृति का है और वो कमल कैसा है, उल्टा कमल है। ठीक है, उसके बाद है चौकी। अब इसमें चौकी किसको कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा कमल है ना, और उल्टा कमल, और ये उल्टा कमल के ऊपर ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो है इसी को क्या कहा जाता है, चौकी, है ना। ये क्या है, ये चौकी है। समझ में आ रहा है। फिर देखिए ये यहाँ पर जो अब नेक्स्ट है ये क्या है, इसमें शीर्ष पशु। ये भी अशोक के स्तंभ में, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये जो पिलर है ना, ये सारनाथ से मिला है और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अभी आगे मैं बताऊंगी कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इसके शीर्ष पर कौन से पशु का इस पर चित्र है ना, तो इस पर सिंह का चित्र है। समझ में आ रहा है।
तो शीर्ष पशु कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रामपुरवा से जो हमें अशोक के स्तंभ मिले हैं उस पर शीर्ष पशु कौन है, लौड़िया नंदनगढ़ में शीर्ष पशु कौन है ना। वैसे ही ये सारनाथ में मिला है तो इसके शीर्ष पर कौन से पशु है, कौन सा पशु है, तो ये जो पशु है वो सिंह है। ध्यान दीजिएगा कौन सा पशु है, लायन है इस पर। और इस पर कितना लायन आपको दिखाई दे रहा है, फ्रंट से आपको ये 3 लायन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितना लायन है, ये टोटल 4 लायन है ना। और चारों सिंह एक दूसरे से पीठ सटा करके इस पर इनका वो जो मूर्ति है वो बनाया गया है, स्टेचू जो है उनका बनाया गया है। लेकिन फ्रंट से देखिएगा तो कितना दिखाई दे रहा है, 3 इसमें सिंह ही दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, अशोक के स्तंभ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, है ना। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि अशोक पर जो प्रभाव था वो किसका था, वो महात्मा बुद्ध का प्रभाव था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था, है ना। तो अशोक ने जो ये पिलर बनाया, ये भी हम बताएं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो धम्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इसको बनवाया गया था, है ना। तो अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अशोक के स्तंभों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था और वो प्रभाव कैसे था, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, उल्टा कमल, है ना, उल्टा कमल। और उल्टा कमल क्या है, बुद्ध की पवित्रता और ज्ञान का ये प्रतीक है ना। उल्टा कमल ये हम बताए ना, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये उल्टा कमल है। और उल्टा कमल किससे रिलेटेड है, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है और ये बुद्ध की पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा जो है इसमें धर्म चक्र, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये यहाँ पर ये एक चक्र दिख रहा है, आपको ये चक्र दिख रहा है, ये क्या है, धर्म चक्र। और ये इस धर्म चक्र का भी संबंध किससे है, महात्मा बुद्ध से। सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक। देखिए महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम जो अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था, है ना। ये पिलर भी कहाँ मिला है, ये पिलर भी सारनाथ में मिला है ना। और इस पर क्या है, इस पर ये चक्र है ना। तो अच्छा, जो उपदेश देने की घटना थी उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। और ये क्या है, अशोक का जो है ये धर्म चक्र है और सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश का ये प्रतीक है। तो इस धर्म चक्र का भी मतलब कहीं ना कहीं क्या है, महात्मा बुद्ध से जो है वो कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है, क्योंकि एक तो ये पिलर जो है वो सारनाथ में मिला है ना। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। तो ये भी जो धर्म चक्र है इसका भी रिलेशन जो है वो महात्मा बुद्ध से है। थर्ड जो है वो शीर्ष के 4 सिंह, इसके शीर्ष पर कितने सिंह हैं, 4 सिंह हैं। आपको फ्रंट से 3 दिख रहा है लेकिन है कितना, इसमें 4 शीर्ष है, एक जो है इसके बैक साइड में छुपा हुआ है। चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रचार का ये प्रतीक है ना। इसका मतलब क्या है कि चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, चारों दिशाओं में क्या होगा, ये बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। अब नीचे देखिए, दौड़ते हुए 4 पशु। अब ये देखिए, ये जो है ये शीर्ष हो गया, शीर्ष पर हम 4 लायन देखें। इसके नीचे देखिए ये मतलब ये जो चक्र है, धर्म चक्र है, धर्म चक्र के ठीक बगल में ये आपको पशु दिखाई दे रहे हैं। 2 तो ये फ्रंट से दिखाई दे रहे हैं और 2 क्या है, इसके बैक साइड में है। इस पे आइए जानते हैं कि इस पे कौन कौन से पशु हैं। तो पहला पशु जो है इस पर हाथी है, उसके बाद वृषभ है, फिर घोड़ा है और इस पर क्या है, सिंह है ना। 4 पशु कौन कौन है, हाथी, वृषभ, घोड़ा और सिंह। इन चारों का भी संबंध कहीं ना कहीं किससे है, महात्मा बुद्ध से है। अब आइए जानते हैं कि कैसे इनका संबंध है। जैसे एक उसमें, अच्छा, इन सब को जो है वो दौड़ते हुए दिखाया गया है, मतलब गति की अवस्था में दिखाया गया है ना। इस तरह से बनाया गया है कि जैसे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं। तो ये हाथी है, इसमें हाथी
और वृषभ या सांड, ये जो है ये बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। ये दोनों का संबंध किससे है? बुद्ध के जन्म से इनका रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद घोड़ा, दूसरा जो इसमें है, तीसरा जो इसमें एनिमल है वो कौन सा है? घोड़ा। और घोड़ा के बारे में आप जानिए, आपको हम क्लास में भी बताए थे कि महात्मा बुद्ध जिस समय गृह को त्यागे, अपने घर को त्याग कर, घर को छोड़कर जब वो चले गए, है ना, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान दीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण, घर को छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, है ना। और महाभिनिष्क्रमण, उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल जो था वो घोड़ा है। उसको याद भी किया जाता है, हम लोग याद भी करवाते हैं क्लास में कि एग्जाम में पूछा जाता है ना। महात्मा बुद्ध का हम क्या बताए थे कि प्रथम जो उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश को देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। दूसरा जो हम बताए थे, वो जब घर छोड़ के वो जाते हैं, मतलब गृह त्याग करते हैं, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण का जो सिंबल है वो क्या है? घोड़ा। तो इसका भी संबंध, इस पर घोड़ा का भी चित्र बना हुआ है, तो इसका भी रिलेशन किससे है? ये अशोक के स्तंभ से है, सॉरी महात्मा बुद्ध से है। उसके बाद है सिंह, इसमें एक जो पशु है, 4 पशुओं में सिंह, और सिंह भी क्या है कि उसका भी संबंध जो है वो किससे है? ज्ञान प्राप्ति से है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि अशोक के स्तंभों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। और वो बौद्ध धर्म का प्रभाव कैसे हम देखें, हम बता दिए। ये 4 जो सिंह हैं, इनका भी रिलेशन किससे है? महात्मा बुद्ध से है। ठीक है, उसके बाद इस पर जो 4 पशु हैं, उन पशु का भी संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। यानी कि इस स्तंभ पर कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ देता है। समझ में आया? अब जो नेक्स्ट है वो प्रमुख स्थल और खोज। हम बताए हैं ना कि वैसे तो बहुत सारे जगहों से मिला है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है? ये सारनाथ का स्तंभ। हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि सारनाथ का जो स्तंभ है वो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का इम्पोर्टेंस है तो वो किसका है? सारनाथ का। और ये सारनाथ कहाँ पर है? ये सारनाथ जो है वो यूपी में है ना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो पूछेगा तो आपको जगह भी पूछ लेगा कि ये सारनाथ कहाँ पड़ता है, लौड़िया नंदनगढ़ कहाँ पर है ना। सांची मिला है तो सांची कहाँ पर है ना। तो यहाँ से सबसे प्रसिद्ध 4 शेरों वाला शीर्ष मिला है। समझ में आया? उसके बाद है आपका बिहार में जो मिला है वो लौड़िया नंदनगढ़ से मिला है, रामपुरवा से भी मिला है ना। यहाँ के स्तंभ पर सांड की मूर्ति मिली है। मतलब यहाँ पर जो स्तंभ मिला है रामपुरवा में, उसके शीर्ष पर किस चीज़ का है? किस चीज़ का है? तो उस पर सांड का जो है वो आकृति बना हुआ है। और लौड़िया नंदनगढ़ पर किस पर है? किसका है? तो यहाँ भी किसका है? सिंह की आकृति है इसके ऊपर। उसके बाद आ जाइए सांची। सांची कहाँ पर है? तो सांची जो है वो एमपी में है। और यहाँ के स्तंभ पर भी सारनाथ जैसा ही सुंदर, ये क्या है? ये स्तंभ भी जितना सुंदर खूबसूरत ये सारनाथ का स्तंभ है, उतना ही खूबसूरत कहाँ का स्तंभ है? सांची का स्तंभ है। और ये सांची का स्तंभ कहाँ पर है? ये एमपी में है। ठीक है, ठीक है। ये जो है वो मौर्य ईरानी स्तंभों में अंतर, मतलब मौर्य माने अशोक के स्तंभ में और ईरानी स्तंभों में अंतर, बेसिक अंतर क्या है जो इनको अलग अलग करता है ना। और ये दिखाता है कि उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं था। तो ये क्या है? ये एक पत्थर के, ये केवल एक ही विशाल पत्थर से बने हुए हैं, है ना। जो अशोक के स्तंभ है वो कौन से पत्थर का बना है? एकाश्म पत्थर का, है ना। अभी अब लास्ट स्लाइड में हम आपको बताए थे कि बलुआ पत्थर का और एकाश्म पत्थर का, एक ही पत्थर को तराश करके ये स्तंभ बना हुआ है, उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। और ईरानी स्तंभों की अगर बात करें तो ईरानी स्तंभ कैसा है? ये टुकड़ों में बना हुआ है, अलग अलग पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर ये बनते थे, है ना। यानी कि ये पत्थर है और पत्थर को काट कर फिर उनको जोड़कर तब ये बनता था, है ना। तो ईरानी स्तंभ कैसे बने? टुकड़ों में जोड़ करके बनते थे। और मौर्य स्तंभ कैसे बनते थे? ये एक ही
विशाल पत्थर के होते थे, इनमें कहीं कोई जोड़ नहीं होता था। अब दूसरा अंतर इसका देखिए, स्वतंत्र, ये खुले मैदानों में अकेले स्वतंत्र खड़े किए जाते थे। ये स्तंभ, अशोक के स्तंभ जहाँ कहीं से भी मिला है, ये क्या है, खुला मैदानों में ये मिला है ना। ये किसी भी मतलब महल के अंदर नहीं मिला है, ये एकदम बिल्कुल खुला फील्ड है, और फील्ड में खुला मैदान में ये स्तंभ जो है ये खड़े किए जाते थे। और ये ईरान के स्तंभ की अगर बात करें तो भवन का सहारा देने के लिए इन स्तंभों का, जो ईरान में जो स्तंभों का निर्माण हुआ था वो क्यों हुआ था, भवनों को सहारा देने के लिए। ये विशाल महलों के अंदर खंभों के रूप में बनते थे, है ना, मतलब महल बना दिया गया और इन खंभों को क्यों लगाया जाता था, महलों को सहारा देने के उद्देश्य से इनको बनाया जाता था। अब चलिए थर्ड इसमें हम लोग देख ले अंतर क्या है, तो सपाट लाट, इनकी लाट मतलब जो था खंभा पूरी तरह से चिकनी और चमकदार होती थी, है ना। लाट का मतलब आपको बताया ना, ये जो पार्ट था, मतलब ये जो जमीन से खड़ा किया जाता था, है ना, ये फिगर कटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसी को कहा जाता था लाट, है ना। तो इनकी लाट पूरी तरह से चिकनी और चमकदार होती थी, और हम बताएं भी कि चमकदार ऐसी जिसकी चमक आज भी बरकरार है, उसी तरह से ये उसकी चमक है। उसके बाद धारीदार लाट, है ना, लाट, इनकी लाट पर नालीदार धारियां बनी होती थी, मतलब उनका जो लाट था, उनका जो खंभा था वो क्या था, धारीदार था, है ना। एक तो उनका खंभा जोड़ जोड़ के बनाया गया था, महलों के अंदर महलों को सहारा देने के लिए खड़ा किया जाता था, और उस पर क्या होता था, उस पर जो होता था नालीदार, उस पर धारियां उकेरी जाती थी। तो ये रहा आपका बेसिक अंतर मौर्य स्तंभ में और ईरानी स्तंभ में, ठीक है। सारनाथ का सिंह और शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, सारनाथ के इसी स्तंभ के शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है ना। और ये जो इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको कब अपनाया गया है, अब कब अपनाया गया है, तो 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, और इसके नीचे देखिए ये क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते अशोक का जो ओरिजिनल पिलर है वहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, वहाँ पर ये नहीं लिखा है, इसको बाद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो इसको मुंडकोपनिषद से इसको उठाया गया है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है ना। उसके बाद 4 सिंह, इसमें 4 शेर पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं में बैठे हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, ठीक है। ये 4 जो सिंह है वो कैसे हैं, एक दूसरे से पीठ सटाए हुए ये लोग ये बैठे हैं, ठीक है। अब है अशोक चक्र, शेरों के नीचे बनी चौकी पर 24 तीलियों वाला धर्म चक्र बना है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में है ना। ये अशोक का जो पिलर है, पिलर सारनाथ का है, इसके नीचे देखिए ये चक्र मिला है ना। तो ये यही क्या है, यही जो है वो अशोक चक्र है। कौन सा चक्र है, अशोक चक्र है। और इसी अशोक चक्र को कहाँ पे लाया गया है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में इसको बैठाया गया है ना। तो ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो अशोक चक्र जो लिया गया है अशोक के सारनाथ स्तंभ जो मिला है वहाँ से इसको लिया गया है। और इसमें जो तीलियों की संख्या है, ये जो लाइनिंग इसमें दिया हुआ है वो कितना है, वो 24 है ना। समझ में आ रहा है। क्या क्या हम लोग देखें कि सारनाथ का जो स्तंभ है तो उसको क्या अपनाया गया है, उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसको अपनाया गया है। और कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है कि ये क्या है, इसमें जो 4 सिंह हैं, एक चारों दिशाओं में ये लोग हैं, है ना। चारों सिंह जो है वो क्या है, चारों दिशाओं में है। तो और जो शक्ति और साहस का प्रतीक है
इसी में क्या है, ये जो है अशोक चक्र है, और इसी अशोक चक्र को कहाँ रखा गया है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसमें इसको रखा गया है। ठीक है, और इसमें कितनी तीलियां हैं, तो इसमें टोटल 24 तीलियां हैं। अब निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि अशोक के ये स्तंभ प्राचीन भारतीय इतिहास की तकनीकी, कलात्मक और धार्मिक उन्नति का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। तकनीकी क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि 40, जरा आप सोच के देखिएगा कि 40-50 फीट लंबा जो पत्थर होता होगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर उसको उठा करके ले जाना, और उसको स्वतंत्र, मतलब कहीं भी कोई उसको सहारा खड़ा करने के लिए कहीं भी कोई सहारा उसको नहीं दिया गया है, उसको पूरे खुले मैदान में खड़ा किया गया है। तो ये उस समय के लिए वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना। फिर इसका कलात्मक जो डिज़ाइन देखिए, इस पर जो सिंह का डिज़ाइन बनाया गया है, फिर दौड़ते हुए इसमें जानवर को दिखाया गया है, उल्टा कमल है। तो ये कला के दृष्टि से क्या है, ये बहुत ही अद्भुत है, और धार्मिक उन्नति का भी ये श्रेष्ठ उदाहरण है। ये मतलब इन पिलरों के थ्रू क्या किया गया है, अशोक ने अपने स्तंभ को मतलब जहाँ तहाँ भारत में अनेकों जगह पर इसको लगाया था। तो इसका एकमात्र जो उद्देश्य था वो क्या था, धम्म का प्रचार प्रसार करना, है ना। धम्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।